निशा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अपनी 1 साल की शादी को तुम तोड़ने की बात कर रही हो। दुनिया समाज क्या कहेगा, इसका जरा भी अंदाजा है तुम्हें? निशा के फैसले को सुनकर उसके पापा गौतम जी उसके ऊपर चिल्ला पड़े। बाप बेटी की जोर जोर चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हॉल में भागती हुई निशा की माँ कल्याणी जी, निशा के भैया भाभी सभी इकट्ठे हो गए। सबकी नज़रें निशा पर ही थी। निशा लगातार रो रो कर अपने पापा से कह रही थी, पापा, आप चाहे मेरे ऊपर चिल्लाए, गुस्सा हो, नाराज हो, लेकिन मैं उस घर में उस इंसान के पास वापस नहीं जाऊंगी। आपको नहीं पता उसने क्या किया मेरे साथ। क्या कर दिया उसने तुम्हारे साथ निशा? ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हो गई, वो भी बिना हमसे पूछे? अब तुम इतनी बड़ी हो गई कि अपने मनमानी करोगी? पति की बातें सुन कल्याणी जी निशा के पास जाती है। गौतम जी को चुप कराते हुए कहती है, अजी चुप हो जाओ, पहले बेटी को बैठने तो दो, सांस तो लेने दो, फिर बातें पूछना। ये क्या तरीका है? घर में घुसते ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कहते हुए कल्याणी जी निशा को पकड़कर ले आती है और सोफे पर बैठाकर पास में रखा हुआ पानी पिलाते हुए कहती है, शांत हो जाओ बेटा, पहले सांस ले ले, इसके बाद आराम से बताओ क्या बात है, क्यों आ गई तुम वापस अपने ससुराल छोड़कर? माँ की बातें सुन निशा ने पापा, माँ, भैया, भाभी सबको एक नज़र देखा और फिर बोली, माँ, सौरभ ने मुझे बहुत मारा, बाल पकड़ के घसीटा, घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले गया, पूरे परिवार के सामने मुझे लातों से, हाथों से जी भर कर मारा। लेकिन क्यों बेटा, ऐसा क्या बात हो गई थी जो दामाद जी तुम्हें मारने लगे, पीटने लगे? बेटी की बातें सुन गुस्से में पूछा कल्याणी जी ने। तो निशा दुख भरी हंसी हंसते हुए बोली, माँ, ये कोई एक दिन की बात हो तो बताओ। सौरभ को तो बस जैसे मुझे मारने का बहाना चाहिए। उनकी नज़रों में मैं इंसान नहीं हूँ। उनकी नज़र में ना मुझे दर्द होता है, ना तकलीफ होती है, ना मेरी कोई इच्छा है, ना ख्वाहिश है। जितनी बुरी तरह से वो मुझे मारते हैं, पीटते हैं, ऐसे तो कोई जानवरों को भी नहीं मारे। छोटी छोटी बातों पर कब हाथ उठ जाए पता ही नहीं चलता। उनके पास जाने से मुझे डर लगता है कि कब किस बात से नाराज हो जाए और कब हाथ में जो भी हो उससे खींच कर मार दे। निशा की बात सुन कल्याणी जी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, बेटा, ये सब तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, आज बता रही हो? माँ की बातें सुन निशा ने पापा की ओर देखा जो गुस्से में निशा को देखे जा रहे थे। तो निशा ने कहा, माँ, मैंने पापा को पहले ये सारी बातें बताई थी, लेकिन पापा ने ये कहते हुए बात को टाल दिया कि पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, बात का पतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने परिवार पर ध्यान दो। तो क्या करती माँ? और वैसे भी बताकर क्या फ़ायदा, पहले भी बताकर वही होता ना जो आज हो रहा है। आज भी मेरा बाप मुझे समझने को तैयार ही नहीं है। अभी भी मुझे दरवाजे पर देखकर बातें सुनाने लगे, एक बार भी ना ही मुझे देखा, ना मेरी हालत को देखा। हाँ, तो क्या गलत कर दिया मैंने? क्या गलत कहा? बेटी का घर उजड़ने से बचाना गलत है तो गलत हूँ मैं, चिढ़ते हुए बोले गौतम जी। निशा, तुम्हारी नज़रों में मैं लाख घटिया बाप हूँ, मगर तुम्हारा घर बस जाए तो मैं तुम्हारी नज़रों में घटिया बनने के लिए भी तैयार हूँ, समझी तुम? निशा की बात सुन गुस्से में बोल पड़े गौतम जी। गौतम जी के तेवर देख कल्याणी जी उनके ऊपर चिल्ला पड़ी, अरे चुप हो जाओ, इतने कठोर दिल मत बनो, बेटी की हालत तो देखो, कितनी बुरी तरह से मारा है उस राक्षस ने इसे। ऐसे घर में भला वो कैसे रह सकती है? देखो कल्याणी, तुम ज़्यादा उसे सर पर मत चढ़ाओ। ज़्यादातर बेटियों के घर तुम्हारे जैसी माँ की वजह से ही बर्बाद होते हैं। माना कि सौरभ थोड़ा गुस्से वाला है, बाकी तो उस परिवार में सब लोग सही है ना, सास, ससुर, ननद, वो सब तो अच्छे हैं ना, ये खुद बताती है अपने मुंह से। पति पत्नी की लड़ाई किसके बीच नहीं होती है, तो इसका मतलब घर छोड़कर चले आए? गौतम जी की बातें सुन रोते हुए निशा ने कहा, पापा, पूरा परिवार ठीक होकर भी क्या करेगा, जब जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, जो मेरे सुख दुख का साथी है, जब उसी के साथ मैं एक मिनट भी चैन से नहीं रह सकती, सुकून से नहीं रह सकती। 24 घंटे एक डर सा बना रहता है कि कब मारने लगेगा। पापा, पूरा परिवार खराब हो और पति का साथ हो
तो लड़की पूरी जिंदगी हंसी हंसी गुजार देगी, लेकिन जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है अगर वही ठीक ना हो तो परिवार का साथ लेकर क्या करूंगी? कल को सास ससुर चले जाएंगे, ननद की शादी हो जाएगी, अकेले तो मुझे उस इंसान के साथ रहना पड़ेगा ना उस घर में। निशा ने बात तो बहुत सही की थी, लेकिन इस समय गुस्से में गौतम जी को उसकी बातें भी जहर लग रही थी। गुस्से में घूरते हुए उन्होंने निशा से कहा, देखो साफ साफ तुम्हें बता रहा हूँ, अभी रात हो गई है, अभी तो कुछ नहीं कह सकता, अभी मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन कल सुबह होते ही चुपचाप जैसे आई थी वैसे ही अपने ससुराल चली जाना। मुझे शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं चाहिए। और ये मत सोचो कि तुम छोटी छोटी बातों पर पति के साथ नाराज होकर आ जाओगी तो हम तुम्हें सह देंगे। बिल्कुल नहीं, शादी हो गई है तुम्हारी, अब तुम अपने घर पर रहो, बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कहते हुए गौतम जी अपने कमरे में चले गए। पापा की बेरुखी देख टूट गई थी निशा। एक तो पति के जुल्मों का शिकार हुई थी, ऊपर से जन्म देने वाला पिता ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया, साफ साफ जाने का फरमान जारी कर दिया, बिना ये जाने कि अगर आज उनकी बेटी चली गई तो कल वापस आएगी या नहीं। बेटी अगर ससुराल में घुट घुट कर मर जाए तो इसमें उनकी शान है। फिलहाल तो निशा को अपने पति की हरकतों का इतना बुरा नहीं लगा था जितना उसे आज अपने पापा की बातों का लग रहा था। कल्याणी जी ने बेटी को शांत कराकर अपने पास सुला तो दिया, लेकिन निशा पूरी रात सो नहीं सकी। साथ ही साथ कल्याणी जी की भी नींद गायब थी। बेटी की हालत शायद एक माँ ही अच्छे से समझ सकती है। रात भर दोनों माँ बेटी रोती रही। कल्याणी जी ने जब देखा कि निशा को नींद नहीं आ रही है तो उठकर बैठ गई और बोली, बेटा सो जा, अगर ऐसे ही पूरी रात रोती रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। कैसे सो जाओ माँ, कैसे सो जाओ, नींद तो आंखों में आती ही नहीं है। मुझे तो मेरा भविष्य ही समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ना मेरा मायका है, ना ससुराल है, ना मेरे पति अपने हैं, ना मेरा बाप अपना है। माँ, शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी ऐसे क्यों हो जाती है? कहने को तो हर लड़की के दो घर होते हैं, लेकिन असल में उसका अपना कोई घर नहीं होता है। बेटी की बात सुन कल्याणी जी चुप हो गई। सही तो कह रही थी निशा, कहने के लिए तो दो घर होते हैं हर औरत के, लेकिन इसका अपना कोई घर नहीं होता। सोच में डूब गई कल्याणी जी कि तभी निशा ने कहा, माँ, शादी से पहले इस घर में मैं कितने हक के साथ रहती थी ना, कि मेरा घर है, ये मेरा घर है। लेकिन शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि ये घर छूट जाता है? न ये घर मेरा है, न यहाँ के लोग मेरे हैं। माँ, मुझे पता होता कि असलियत ये होती है तो मैं कभी शादी ही नहीं करती। कम से कम ये गलतफहमी तो नहीं रहती कि ये मेरे अपने हैं। कहते हुए रो पड़ी निशा। आंखों ही आंखों में पूरी रात निकल गई। सुबह सुबह सब लोग जब जाग चुके थे, जब नाश्ते की टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, तो गौतम जी ने एक नज़र कल्याणी जी पर डाली और गरजते हुए बोली, क्यों कल्याणी, गई कि नहीं तुम्हारी लाडली बेटी? पति की बात सुन कल्याणी जी ने कहा, नहीं गई और अभी जाएगी भी नहीं, 2-3 दिन रुक कर ही जाएगी। आप उसे अब कुछ भी नहीं कहेंगे। पूरी रात सो नहीं पाई है, रोती रही पूरी रात वो। देखो कल्याणी, अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर बैठूं कि तुम दोनों माँ बेटी को जिंदगी भर रोना पड़े। बेटी का घर फूकने में जरा भी कसर नहीं छोड़ी है तुमने। मैं जा रहा हूँ किसी काम से, 2 घंटे में आऊँगा। इस बीच बेहतर होगा कि अपनी बेटी को जाकर समझाओ और उसे वापस भेज दो। आने के बाद मुझे वो इस घर में दोबारा दिखाई नहीं देनी चाहिए। कहते हुए गौतम जी गुस्से में बाहर चले गए। निशा माँ के कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। पापा की सारी बातें सुन ली। आंखों के आंसू तो रो रो कर सूख चुके थे। आखिरकार कुछ सोचते हुए उसने अपना बैग उठाया और चल पड़ी। कहाँ जाना है इसका कुछ पता नहीं, बस चले जा रही थी। अब उसका मन इस घर में रहने का ही नहीं कर रहा था, जहाँ कहने को तो उसके 2-2 घर थे, लेकिन जगह ठिकाना एक जगह भी नहीं था। आखिरकार निशा चल पड़ी रेलवे स्टेशन की ओर और ट्रेन में बैठकर चल पड़ी किसी अनजान शहर में। ट्रेन कहाँ लेकर जा रही थी ये उसे पता भी नहीं था, बस चली जा रही थी। जब लास्ट स्टेशन आया
तो आखिरकार निशा भी उतर गई। छोड़कर तो आ गई थी वो अपनी पुरानी जिंदगी, पुरानी दुनिया, सारे रिश्ते, सारे नाते, लेकिन इस नए शहर में, अनजान शहर में अब जाए तो जाए कहाँ। ना उसके पास रहने का ठिकाना है, न खाने को पैसे। थके हारे कदमों में एक मंदिर के पास जाकर बैठ गए। क्या करे, कहाँ जाए। मंदिर ही एक ऐसी जगह थी जहाँ बैठने के पैसे नहीं लगते थे, लेकिन मंदिर में भी कोई कब तक रुकेगा। इसी उधड़बन में वो पड़ी रही कि करीब 2 घंटे बाद किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, निशा तुम। यहाँ अनजान शहर में अपना नाम सुनकर निशा चौंक पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो आर्यन खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए निशा को देखे जा रहा था। निशा को देख आर्यन आकर उसके बगल में बैठ गया। निशा का उदास चेहरा देख आर्यन गंभीर हो गया। क्या बात है निशा, तुम उदास लग रही हो, और यहाँ कैसे? अकेले आई हो या कोई और है तुम्हारे साथ? आर्यन के एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर निशा चुप रह गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आर्यन के किस सवाल का जवाब दे और किस सवाल का नहीं। निशा को शांत देख आर्यन ने एक बार फिर से कहा, निशा तुम्हारी शादी हो गई थी ना, तुम्हारा पति कहाँ है? वो नहीं आया तुम्हारे साथ? पति का नाम सुनते ही एक बार फिर से निशा की आंखों के आगे हैवान राक्षस पति सौरभ का चेहरा नाच उठा। उसकी बर्बरता, उसकी दरिंदगी सोच निशा के आंखों में आंसू आ गए। निशा को रोता हुआ देख आर्यन डर गया। निशा का हाथ पकड़ के कहता है, क्या बात है निशा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? देखो, अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? कुछ हुआ है क्या? आर्यन का स्पर्श पाकर, उसका साथ पाकर निशा का पुराना प्यार उसके दिल के कोने में कहीं ना कहीं फिर से जाग गया था। लेकिन फिर भी उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, आर्यन तुम मेरा एक काम करोगे क्या? हाँ हाँ निशा, बिल्कुल करूँगा, तुम बताओ तो सही। आर्यन तुम मुझे एक छोटी सी कोई भी नौकरी और कोई सस्ता सा छोटा सा किराए का कमरा दिला सकते हो? निशा की बात सुन आर्यन अब सीरियस हो गया। वो बिल्कुल उसके चेहरे के सामने आ गया। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, निशा क्या बात है, सच सच बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? आर्यन के जोर देने पर निशा ने उसे सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर आर्यन को सौरभ के ऊपर बहुत गुस्सा आया। निशा कैसा पति था तुम्हारा, इतना राक्षस? अच्छा हुआ जो तुमने उसे छोड़ दिया। तुम ही क्या, दुनिया की कोई भी लड़की उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन तुम्हारे पापा ने सही नहीं किया तुम्हारे साथ। उन्हें तुम्हारा दर्द समझना चाहिए था, अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए था। ये समाज के बारे में सोच सोच कर ही तो जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। निशा तुमने बहुत बड़ा कदम उठा लिया, अकेले कैसे चल पाओगी? देखो निशा, बुरा ना मानो तो अभी कुछ दिन के लिए तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। मेरे घर पर कोई नहीं है, बस मेरी माँ है और मैं। तुम वहाँ पर आराम से रह सकती हो, फिर तुम्हें जैसा लगेगा वैसा करना। फिलहाल तो अभी यही करना सही है, क्योंकि इतनी जल्दी नौकरी और किराए का कमरा ढूंढना आसान नहीं है। अब निशा के पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो चुपचाप आर्यन के साथ चल पड़ी। असल में आर्यन और निशा दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई भी साथ साथ में ही पूरी की। निशा और आर्यन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जैसे ही ये बात निशा के पापा को पता चली तो गुस्से में उन्होंने निशा की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी और आनन फानन में सौरभ से उनकी शादी कर दी। उस समय आर्यन और निशा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, अपने प्यार की भीख मांगी, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। जल्दबाजी का रिश्ता और गौतम जी के झूठी शान के चक्कर में आज निशा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वो ऐसे राक्षस के हत्थे पड़ गई जो आए दिन उसे जानवरों की तरह मारता था, पीटता था। इसके बावजूद भी गौतम जी हमेशा निशा को ही झुकने के लिए बोलते थे। उन्होंने कभी भी अपनी बेटी का दर्द समझने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए तो मजबूरी में निशा को वो घर छोड़कर, शहर छोड़कर यहाँ आना पड़ा, जहाँ उसे उसका पुराना प्यार आर्यन मिल गया। आर्यन के घर जाकर निशा को पता चला कि अभी तक आर्यन ने शादी नहीं की है। आर्यन की कोई बहन नहीं थी, पापा भी नहीं थे, बस एक माँ ही थी। आर्यन की माँ निशा का बहुत ख्याल रखती थी। इधर निशा अपनी नौकरी की तलाश में ही थी। एक दिन
बातों ही बातों में आर्यन की माँ ने निशा से कहा, निशा बेटा, आर्यन तो तुम्हारे बचपन का दोस्त है ना, मेरी बात तो सुनता नहीं है। तुम उसे एक बार समझा कर बोलो कि शादी कर ले। क्यों बुढ़ापे में मेरी टांग तुड़वाने पर लगा है? अब मुझसे घर के काम नहीं होते हैं। एक बार तुम बोलो ना उसे शादी करने के लिए। आर्यन की माँ की बातें सुन निशा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इस बारे में आर्यन से ज़रूर बात करेगी। शाम को आर्यन आया, खाना पीना हुआ, सब लोग साथ में हॉल में टीवी देखने बैठे तो मौका देखकर निशा ने बात छेड़ दी। आर्यन, कुछ माँ जी का भी ख्याल करो, पूरे दिन घर में अकेली रहती है। अपने लिए ना सही, कम से कम माँ जी के लिए तो शादी कर लो। निशा के मुंह से शादी की बात सुन आर्यन थोड़ा गंभीर हो गया। एक नज़र उसने माँ पर डाली। इसके बाद थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, निशा, अगर तुम चाहती हो कि मैं शादी कर लूँ तो ज़रूर करूँगा, लेकिन निशा, उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। निशा आर्यन को गौर से देखने लगी तो आर्यन ने कहा, निशा, मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं। 1 साल की शादी में तुमने पूरी दुनिया देख ली, लेकिन क्या तुम अपनी पिछली सारी ज़िंदगी भूलकर एक बार फिर से मेरे साथ आगे बढ़ने की कोशिश करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन एक बात तो है निशा कि अभी तुम्हारी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई है। आज नहीं तो कल तुम्हें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा क्यों ना हम अपने आप को एक मौका दे दें। आर्यन की बात सुन निशा शांत रही। कुछ सोचते हुए निशा ने कहा, आर्यन, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी पहली वाली निशा नहीं रह गई। मुझे सब पता है निशा, मुझे सब पता है, सब कुछ जानता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे सब कुछ भूल कर अपनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? लेकिन आर्यन, माँ जी, निशा तुम्हारे सामने मेरी माँ बैठी है, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। उन्हें भी पता है हमारे प्यार के बारे में और उन्हें भी तुम बहू के रूप में स्वीकार हो। बस तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है। हम कल ही मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। प्लीज़ सब कुछ भूलकर मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू कर लो। कहते हुए आर्यन ने निशा का हाथ पकड़ लिया। आर्यन का उससे शादी के लिए मनाना, ऐसे बच्चों की तरह जिद करना देख निशा ने भी शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि कभी ना कभी तो उसने आर्यन को दिल से प्यार किया था। ये अलग बात है कि उसकी शादी जबरदस्ती उसके पापा ने सौरभ से करा दी थी, लेकिन अब उसने सौरभ से भी रिश्ता तोड़ लिया था। अब कहीं ना कहीं निशा को एहसास हो गया था कि वो बहुत लकी है जो एक दूसरे के बंधनों में बंध के वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से अपने आर्यन के साथ बिताएगी। सही कहा था आर्यन ने, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना मैं अपनी मर्जी से अपने प्यार से शादी कर लूँ। बस सौरभ से तलाक लेकर आर्यन के साथ मंदिर में शादी कर ली। कुछ दिनों बाद ही जाने कैसे गौतम जी को निशा और आर्यन की शादी के बारे में पता चल गया, तो फ़ोन करके उन्होंने निशा को बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आज के बाद तुम्हारा मायका तुम्हारे लिए ख़त्म है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए मर गए हैं और तुम हमारे लिए मर गई हो। आइंदा से तुम अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। पापा की बातें सुनकर निशा को कोई खास बुरा नहीं लगा, क्योंकि पहले भी वो अपने पापा की जली कटी सुन चुकी थी। इसलिए निशा ने अपने मायके वालों से रिश्ता खत्म करने में ही अपनी भलाई समझी। एक माँ ही थी जो निशा के लिए परेशान रहती थी, जो चोरी छुपे निशा से बातें करती थी। निशा भी माँ से बातें कर खुद को तसल्ली दे देती। अब वो अपनी पुरानी पिछली सारी जिंदगी को भूल चुकी थी, एक बुरा सपना समझकर। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।